नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी व्यवसायिक अध्ययन की अध्यापिका। तो चलिए आज कक्षा 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन की किताब से नया टॉपिक है जो है कि समन्वय प्रबंध का सार है। जी हाँ, यहाँ से आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर से बनता है। इसे आगे पढ़ते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि किसी संगठन के प्रबंधन की प्रक्रिया में एक प्रबंधक को 5 एक दूसरे से संबंधित कार्य करने होते हैं। तो जी हाँ, ये जो 5 कार्य हैं इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला कार्य हमने पढ़ा था यहाँ पे, पहला कार्य है आपका नियोजन, उसके बाद है संगठन, उसके बाद है आपका यहाँ पे नियुक्तिकरण, उसके बाद है आपका निर्देशन और इन लास्ट का जो कार्य था वो था आपका नियंत्रण। तो यहाँ पे हमने कितने कार्य पढ़े प्रबंध के? 5 कार्य, और इन तीनों जो पांचों कार्य हैं इनके नाम आपको याद यहाँ पे अच्छे से होने चाहिए। इसके साथ ही संगठन एक ऐसी पद्धति है जो एक दूसरे से जुड़े एवं एक दूसरे पर आधारित है। यानी ये जो सारे कार्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक कार्य किया, उसके खत्म होने के बाद दूसरा कार्य किया। यहाँ पे जो कार्य है वो लगातार चलते रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी सारे कार्य प्रबंधक को यहाँ पे लगातार करते रहने होते हैं। इसी के साथ में प्रबंधक को इन विभिन्न समूहों को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से जोड़ना होता है। विभिन्न विभागों की गतिविधियों की एकात्मकता यानी कि एक साथ एक रूप की प्रक्रिया को समन्वय कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, किसी भी संगठन में विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे विज्ञापन विभाग, उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग। ऐसे जो विभिन्न विभाग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गतिविधियां। तो विभिन्न विभागों की जो गतिविधियां है उनमें एकात्मकता की प्रक्रिया, यानी उन सबको अलग अलग जो विभागों में अलग अलग क्रियाएं होती है उन सबको एक करके उद्देश्य को प्राप्त करना, यहाँ पे क्या कहलाता है, हमारा समन्वय कहलाता है। जी हाँ, यहाँ पे हमारा कहलाता है समन्वय। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है समन्वय किसे कहते हैं, तो इसका पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी, लेकिन इसका आंसर आप यहाँ पर टिक कर लीजिए कि विभिन्न विभागों की गतिविधियों की एकात्मकता की प्रक्रिया को हम समन्वय कहते हैं। समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। जी हाँ, समन्वय एक ऐसी शक्ति है जो सभी कार्यों को एक दूसरे से बांटती है। जैसे नाम से स्पष्ट है, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करती है। ये ऐसा धागा है जो संगठन के कार्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्रय, उत्पादन, विक्रय एवं वित्त। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे दूसरा कि ये प्रबंध में निरंतरता बनाए रखता है, यानी ये इसकी विशेषता होगी कि ये प्रबंध में निरंतरता को बनाए रखता है, जैसे सभी कार्यों को पिरोए रखता है। समन्वय को कभी कभी प्रबंध का एक अलग से कार्य माना जाता है, लेकिन ये प्रबंध का सार है। दूसरी बात यहाँ से निकल के आती है कि ये प्रबंध का सार है, यानी हम जो भी प्रबंध कर रहे हैं उसका क्या है, समरी है, उसका सार है। क्योंकि ये सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाता है। जी हाँ, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि जितना भी अलग अलग व्यक्तियों का जो यहाँ पे सामूहिक लक्ष्य है, अलग अलग व्यक्तियों के जो लक्ष्य होते हैं वो अलग होते हैं, और एक जो समूह में काम कर रहे हैं उन सबको मिलकर जो एक लक्ष्य प्राप्त करना है वो अलग होता है। तो जो सबको मिलकर प्राप्त करना है वो है सामूहिक लक्ष्य, और उसी लक्ष्य को जो सबको मिलकर प्राप्त करना है उसी लक्ष्य को व्यक्तिगत प्रयत्नों में, जो आपके व्यक्तिगत लक्ष्य हैं उनमें एकता लाना है। कहने का मतलब है सामूहिक लक्ष्यों में और व्यक्तिगत लक्ष्यों में यहाँ पे समन्वय करना है। तब प्रत्येक प्रबंधक की कार्य एक ऐसी गतिविधि है जो स्वयं अकेली समन्वय में सहयोग करती है। समन्वय समन्वय किसी भी संगठन के सभी कार्यों में लक्षित एवं अंतर्निहित है, यानी सभी जितने भी कार्य हैं उनमें समन्वय स्थापित होता है। संगठन की क्रियाओं के समन्वय की प्रक्रिया नियोजन से ही प्रारंभ होती है। यानी जो समन्वय की प्रक्रिया है, यानी जब समन्वय शुरू हो जाता है तो हम कहेंगे कि समन्वय कहाँ से शुरू हो रहा है, नियोजन से ही, यानी कि प्लानिंग से ही शुरू हो जाता है। उच्च प्रबंध पूरे संगठन के लिए योजना बनाता है। योजना बनाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, उच्च प्रबंध। इन योजनाओं के अनुसार संगठन ढांचों को विकसित किया जाता है एवं कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाती है। यानी अब ये कह रहा है कि ये पांचों कार्य जो प्रबंध के हैं वो यहाँ पे एक साथ संपन्न होते जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका कि प्रबंध का सार किसे कहते हैं। तो जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध का सार यहाँ पे हम कहते हैं समन्वय को। तो आपको याद रखना है स से समन्वय और स से सार, ये प्रश्न यहाँ पे सीधा सीधा बनकर
इन योजनाओं के अनुसार संगठन ढांचे को विकसित किया जाता है एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। योजनाओं का क्रियान्वयन योजना के अनुसार ही ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी सबसे पहले तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने योजनाओं का निर्माण किया और योजनाओं का निर्माण करने के बाद हमने संगठन ढांचे का निर्माण किया यानी कि हमने संगठन किया। उसके बाद हमने कर्मचारियों की नियुक्ति की यानी कि नियुक्तिकरण कार्य किया। इसके बाद ये सुनिश्चित करना कि वो किए गए कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्हें इस रूप में निर्देशन देना। तो यहाँ पे एक-एक करके सारे कार्य संपन्न होते जा रहे हैं हमारे प्रबंध के। वास्तविक क्रियाओं एवं विधियों में यदि कोई मतभेद है तो इसका निराकरण नियंत्रण के समय किया जाता है और आखिरी का कार्य हमारा यहाँ पे नियंत्रण है। समन्वय की क्रिया के माध्यम से प्रबंध का समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों में एकता को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक, ये यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है बुक में भी, कि जो आपके व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उन्हें सामूहिक उद्देश्यों में परिवर्तित करना समन्वय का कार्य है। समन्वय संगठन की विभिन्न इकाइयों के भिन्न-भिन्न कार्यों और प्रयत्नों में एकता स्थापित करता है। जी हाँ, इस लाइन को भी हम यहाँ लिखेंगे अगर हमारा लेंथी क्वेश्चन आता है। इसमें बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि जो आपके संगठन में विभिन्न इकाइयाँ हैं, जो आपके संगठन में विभिन्न इकाइयाँ हैं, वो विभिन्न इकाइयाँ जो भी कार्य कर रही है और जो भी प्रयत्न कर रही है, उनमें क्या कर देना है, एकता स्थापित कर देना है। इसके अलावा यह प्रयत्नों की आवश्यकता, राशि, मात्रा, समय एवं क्रमबद्धता उपलब्ध कराता है जो नियोजित उद्देश्यों को न्यूनतम विरोधाभास यानी कम से कम विरोध से प्राप्त करने को सुनिश्चित करता है। प्रकृति, जी हाँ, समन्वय की प्रकृति क्या है? समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लाता है। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि जितने भी व्यक्तिगत कार्य हैं उनमें उन्हें सामूहिक लक्ष्यों में तब्दील कर देना, परिवर्तित करना समन्वय का कार्य है। समन्वय ऐसे हितों को जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है या एक दूसरे से भिन्न है यानी अलग-अलग है, उद्देश्यपूर्ण कार्य गतिविधि में एकता लाता है। ये समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है जो ये सुनिश्चित करता है कि निष्पादन योजना एवं निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार हो। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके उद्देश्यपूर्ण कार्य हैं उनमें जो विभिन्नता है, ऐसे कार्यों में हमको क्या ला देना है, एकता स्थापित करना है और ये भी देखना है कि जो हमारा निष्पादन योजना यानी कि जो हमने योजना बनाई है उससे हमें क्या रिजल्ट मिला है और निर्धारित कार्यक्रम, जो हमने निर्धारित कार्यक्रम बनाया है तो उसके फलस्वरूप हमें इसका क्या प्रतिफल मिला है यानी कि क्या रिजल्ट मिला है। ये सब कार्य हैं किसके, समन्वय के। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। जी हाँ, अब आप जितने भी कार्य करते हैं उसमें समन्वय एकता स्थापित करता है। समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही में एकता लाना है। ये विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है यानी जितने भी आपके संगठन में विभिन्न विभाग हैं इन्हें जोड़ने का कार्य करता है तथा ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं और जितनी भी क्रियाएं हैं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाए। नामची डिजाइनर कैंडल के उत्पादन एवं विक्रय विभागों को अपने कार्यों में समन्वय करना होता है। यानी इससे पहले जो हमने उदाहरण पढ़ा था नामची डिजाइनर का, उसमें स्मिता ने सभी कार्यों में क्या किया हुआ था, कोऑर्डिनेशन किया हुआ था जिससे कि बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन किया जैसे जिससे जो भी बाजार में मांग है उसके हिसाब से उत्पादन को किया जा सके। इसके बाद है हमारा समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ, समन्वय लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय कोई एक बार का कार्य नहीं है बल्कि एक निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। ये नियोजन से प्रारंभ होता है एवं नियंत्रण तक चलती है। जी हाँ, जो समन्वय का कार्य है वो नियोजन बनाने की प्रक्रिया से ही शुरू होता है और ये नियंत्रण तक चलता रहता है। स्मिता दिवाली के समय के लिए वस्त्रों के संबंध में जून के महीने में ही योजना बना लेती है। तत्पश्चात वे पर्याप्त कार्यबल की व्यवस्था भी करती है यानी काम करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था भी करती है। उत्पादन योजना के अनुसार ही स्मिता दिवाली के समय के लिए वस्त्रों के संबंध में जून के महीने में ही योजना बना लेती है यानी दिवाली के समय जो उसे वस्त्र बेचने हैं उसे बनाने का कार्य जून के महीने में भी वो प्लानिंग कर लेती है। तत्पश्चात में पर्याप्त कार्यबल की व्यवस्था करती है, उसके बाद वो नियुक्तिकरण करती है, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करती है जो कि कार्य को कर सके। उत्पादन योजना के अनुसार ही इसके लिए लगातार निगरानी रखती है, इसे अपने विपणन विभाग को समय रहते बताना
होगा कि वह विक्रय प्रवर्तन एवं विज्ञापन के प्रचार के लिए तैयार है। इसके बाद इसे विपणन विभाग से भी संपर्क रखना होगा। इसके साथ साथ ही विक्रय प्रवर्तन यानी कि विक्रय को बढ़ाने के लिए विज्ञापन के प्रचार के लिए भी वो किससे संपर्क स्थापित करेगी, विपणन यानी अब विभिन्न विभागों में समन्वय करेगी, योजना बनाएगी। तो कहने का मतलब है ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। सर्वव्यापी यानी सभी जगह विद्यमान कार्य है, यानी सभी जगह होने वाला कार्य है। विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है, इसलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। जी हाँ, सबसे पहली बात जो समन्वय है उसकी आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तर यानी उच्च स्तर, मध्य स्तर और पर्यवेक्षणीय यानी कि निम्न स्तर पर होती है। ये विभिन्न विभागों एवं विभिन्न स्तरों के कार्यों में और कहाँ-कहाँ होती है, विभिन्न विभागों में होती है, विभिन्न स्तर पे होती है। इनमें एकता स्थापित करने के लिए की जाती है। संगठन के उद्देश्य बना विरोध आ सके प्राप्त करने के लिए स्मिता को क्रय, उत्पादन और विक्रय विभागों के कार्यों में समन्वय करना होता है। यानी कि क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, क्रय यानी जो कच्चे माल को खरीदेगा, उत्पादन यानी जो कच्चे माल से अब अंतिम उत्पाद बनाएगा और विक्रय जो कि इस बने माल को उत्पादन को बेचेगा। तो इन तीनों विभागों में समन्वय कार्य करना पड़ता है। क्रय विभाग का कार्य कपड़ा खरीदना है, ये उत्पादन विभाग की क्रियाओं के लिए आधार बन जाता है और अंत में विक्रय संभव हो पाता है। यदि कपड़ा घटिया गुणवत्ता वाला है या फिर उत्पादन विभाग द्वारा निर्धारित जो विशिष्टताएं हैं लिए हुए नहीं है, जैसा हमने सोचा था वैसा सामान नहीं बना है, तो इससे आगे की बिक्री कम हो जाएगी। यदि समन्वय नहीं है तो क्रियाओं में एकता और एकीकरण के स्थान पर पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन और अव्यवस्था होगी। कहने का मतलब है हमने योजना अगर उपभोक्ता की पसंद को ध्यान में रखते के नहीं बनाया, अपने नियंत्रण को ध्यान में रखकर नहीं बनाया, तो हमारी उस योजना को बार-बार रिपीट करना पड़ेगा और योजना के अनुसार ही और जितने भी योजना के बाद के कार्य हैं, जैसे नियुक्तिकरण, निर्देशन, उन सब का भी बार-बार दोहराव यहाँ पे होगा। आगे है हमारा समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। जी हाँ, सभी प्रबंधकों का ये उत्तरदायित्व है कि वो समन्वय का कार्य करें। किसी भी संगठन में समन्वय प्रत्येक प्रबंधक का कार्य यानी ये कार्य किसका है, समन्वय करना प्रबंधक का। उच्च स्तर के प्रबंधक ये सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन की नीतियों का क्रियान्वयन हो, अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय करते हैं। और जो उच्च स्तर के प्रबंधक हैं, ये जो भी नीतियाँ या योजनाएँ बनाते हैं, ये यहाँ पे जो बना रहे हैं नीतियाँ और योजनाएँ, इनका बहुत अच्छे से क्रियान्वय हो, आगे जाकर ये लागू हो। इस वजह से ये जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनसे क्या बनाए रखते हैं, समन्वय बनाए रखते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक उच्च स्तर के प्रबंधकों को एवं प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों दोनों के साथ समन्वय करते हैं। जी हाँ, और जो मध्य स्तर के प्रबंधक हैं, वो यहाँ पे मध्य कड़ी का काम करते हैं उच्च स्तर के प्रबंधकों और जो पंक्ति के प्रबंधक है जिन्हें हम निम्न स्तर के प्रबंधक भी बोलते हैं, इनमें भी समन्वय का कार्य करते हैं यानी विभिन्न स्तर पे समन्वय विद्यमान है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये कार्य योजनाओं के अनुसार किया जाए, प्रचालन स्तर के प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय करते हैं। अब जो प्रचालन यानी कि प्रोसेसिंग स्तर के जो प्रबंधक हैं, वो अपने कर्मचारियों के जो कार्य हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि काम को लगातार किया जा सके और काम में कहीं पे भी बाधा उत्पन्न होकर काम में रुकावट ना आए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय सोचा समझा कार्य है। जी हाँ, सोचा समझा कार्य है हमारा समन्वय। एक प्रबंधक को विभिन्न लोगों के कार्यों का ध्यानपूर्वक एवं सोच समझकर समन्वय करना होता है। किसी विभाग में सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे से सहयोग करते हैं। किस कभी-कभी तो क्या होता है कि कोई विभाग ऐसा होता है जहाँ पे लोग अपनी ही इच्छा से एक दूसरे का हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। समन्वय इस सहयोग की भावना को दिशा निर्देश देता है और समन्वय का वहाँ क्या कार्य होता है? सिर्फ उस सहयोग की भावना को सही दिशा में मोड़ के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। समन्वय के न होने पर सहयोग भी निरर्थक सिद्ध होगा और बिना सहयोग के समन्वय कर्मचारियों में संतोष को ही जन्म देगा। जी हाँ, अगर आपके विभाग में, आपके संगठन में या मान के चलिए आपकी क्लास में समन्वय ही नहीं है, सबसे पहले समन्वय नहीं है तो वहाँ पे आप किसी का हेल्प भी नहीं कर सकते हो, सहयोग नहीं कर सकते हो और जहाँ पे आप सहयोग करना ही नहीं चाह रहे हो वहाँ पे समन्वय क्या होगा? बिल्कुल समन्वय हो हम कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का प्रत्यक्ष से एक कार्य नहीं है बल्कि ये इसका क्या है? सार है। जी हाँ, प्रबंध का सार क्या है? प्रबंध का सार समन्वय है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है। यदि कोई संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करना चाहता है तो इसे समन्वय की आवश्यकता होगी। यानी अगर उद्देश्य को प्रभावी ढंग से और बहुत कुशलता पूर्वक यानी कि बिना किसी
किसी चीज को व्यर्थ करे हुए कुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, सही समय पे प्राप्त करेंगे, तो हमें समन्वय की आवश्यकता होगी। माला में धागे की समान ही समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के अभिन्न अंग, यानी समन्वय प्रबंध के जितने भी कार्य होते हैं, जो कि 5 कार्य हैं, उनमें समन्वय विद्यमान है। समन्वय का महत्व, जी हाँ, संगठन का आकार, जी हाँ, समन्वय का महत्व हम पढ़ रहे हैं कि क्या जरूरत है समन्वय की। तो सबसे पहले हमारे संगठन का क्या आकार है, हमारा संगठन बहुत बड़ा है कि छोटा है। बड़े संगठनों में लगे बड़ी संख्या में लोग समन्वय की समस्या को जटिल बना देते हैं, यानी बहुत बड़ी संगठन है, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे समन्वय होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है तथा अपनी एवं संगठन की आवश्यकताओं को महसूस करता है। प्रत्येक की अपनी कार्य करने की आदतें भी होती है, उनकी अपनी पृष्ठभूमि, यानी उनका कैसा पारिवारिक माहौल है, उनका कैसा रिलेशन रहा है, ये सब और परिस्थितियों से निपटने के प्रस्ताव तरीके हैं, वो किसी परिस्थिति में आकर क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार होते हैं तथा दूसरों से संबंध है। वैसे एक अकेला व्यक्ति सदा बुद्धिमानी से कार्य नहीं करता है। उसके व्यवहार को न तो सदा ठीक से समझा जाता है और न ही पूरी तरह से उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसलिए संगठन की कार्यकुशलता के लिए ये अनिवार्य है कि व्यक्ति एवं समूह के उद्देश्यों को समन्वय द्वारा एकीकृत कर दिया जाए। जी हाँ, अकेला व्यक्ति सारे कार्य संपन्न नहीं कर सकता, इसलिए व्यक्ति और जो समूह है, इसका जो उद्देश्य है, उनमें समन्वय को स्थापित कर दिया जाए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कार्यात्मक विभेदीकरण। जी हाँ, कार्यात्मक यानी कार्यों में विभेदीकरण, यानी अलग अलग विभाजन कर देना। संगठन के कार्यों को बार बार विभागों, प्रभागों, वर्गों आदि में बांटा जाता है। समन्वय की समस्या इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों का दृढ़ीकरण हो जाता है। अगर हमने किसी को कार्य बांट दिए हैं, तो जाहिर सी बात है वह व्यक्ति उसी कार्य को संपन्न करेगा। दूसरे कार्य को वो व्यक्ति हो सकता है ना तो देखे, ना ही दूसरे व्यक्ति का सहयोग करे, तो कभी कभी समन्वय में यहाँ भी दिक्कत आ जाती है और उनके बीच के अवरोधक और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। कई बार ये इसलिए होता है क्योंकि कार्यों का वर्गीकरण युक्ति संगत नहीं होता। अब कभी कभी होता है हमने जिन्हें कार्य बांटे हैं, वो हमने सही व्यक्ति को कार्य नहीं बांटे, हो सकता है उस व्यक्ति में उस कार्य करने की योग्यता ही ना हो, या फिर प्रबंधक तर्क संगत मार्ग न अपनाकर अनुभव का मार्ग अपनाते हैं, या फिर कभी कभी होता है कि जो प्रबंधक है वो सोचते हैं कि मुझे तर्क की जरूरत नहीं है, मैं अपने अनुभव के माध्यम से ही लोगों को यहाँ पे कार्य बांट दूंगा। ऐसे मामलों में संगठन में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए समन्वय आवश्यक है। अब ऐसी जगह भी जहाँ पे कार्य अनुभव के ऊपर बांटे जा रहे हैं या फिर ठीक तरीके से कार्य नहीं बांटे जाते, वहां पे भी समन्वय की आवश्यकता, विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन। आधुनिक संगठनों में उच्च स्तर का विशिष्टीकरण होता है। विशिष्टीकरण का जन्म आधुनिक तकनीकों की जटिलताओं तथा कार्यों एवं इन्हें करने वालों की विविधता के कारण होता है। अब किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन कैसे होगी, क्योंकि अगर हमारे पास मान के चलिए 5 दोस्त है, तो उन पांचों दोस्त की अपनी अपनी विशेषताएं होती है और उन पांचों के विचार भी अलग अलग होंगे। अगर मैं उनसे काम कराऊंगी तो वो पांचों व्यक्ति भी काम को भी अलग अलग ढंग से करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे जटिलताएं और इन्हें करने वालों की जो विविधता है, उसके कारण यहाँ पे जो तकनीकी यूज की जाती है विशिष्टीकरण की, वो बहुत जटिल हो जाती है। विशेषज्ञ सोचते हैं कि वे एक दूसरे को पेशे के आधार पर जांचने के योग्य हैं, लेकिन दूसरे लोगों के पास इस प्रकार के निर्णय का कोई पर्याप्त आधार नहीं होता। यदि विशेषज्ञों को बिना समन्वय के कार्य करने की हम अनुमति भी दे दे, तो परिणाम काफी महंगे होंगे। अब अगर हमने कोई विशेषज्ञ नियुक्त कर दिए कि भैया आप जाओ और हमारे विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर दो, तो क्या होगा, यहाँ पे परिणाम काफी महंगे हो सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको या तो अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी या फिर आपको यहाँ पे तर्कपूर्वक निर्णय लेने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है परिस्थिति में लोचशीलता होनी चाहिए, आप परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे। इसलिए संगठन में लगे विभिन्न विशेषज्ञों के कार्यों में समन्वय हेतु एक रचना तंत्र की आवश्यकता होती है। इस वजह से हम एक रचना तंत्र की आवश्यकता करते हैं। देखिए लाइन फिर रिपीट हो रही है कि समन्वय प्रबंध का सार है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए एक प्रबंधक आदेश दे, बल्कि ये तो वह चीज है जिसे एक प्रबंधक नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण जैसे अपने पांचों कार्यों को करते हुए प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो प्रत्येक कार्य में समन्वय का अभ्यास है। अब आपका जब क्वेश्चन बनता है कि समन्वय प्रबंध का सार है, समझाइए, तो ये पूरा आपको उत्तर लिखना है कि इसके अंदर प्रबंधक अपने पांचों कार्यों में विविधता होती है, इस वजह से वो यहाँ पे समन्वय की क्रिया को अपनाता है। और ये आपका लेंथी क्वेश्चन बनता है कि समन्वय प्रबंध का सार, इसे समझाइए। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध का सार क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रबंध का सार है
समन्वय। हूँ यहाँ पे समन्वय का अर्थ, समन्वय की प्रकृति और यहाँ पे समन्वय का महत्व आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम अपने अगले विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।